सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी अहम खबर से मैं करने लगी हूँ, जो कि है मामला EVM का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस मामला तनकीद इल्ज़ामात से आगे बढ़ के अब असम्बली पर पहुँच गया है और आज कौमी असम्बली का इजलास होगा, तो वज़ीर क़ानून बाबर आवान आज आईनी तरमीम का बिल असम्बली में पेश करेंगे। अपोजिशन कहती है हम ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा और आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी तो फिर आगे क्या होगा? अगला इलेक्शन 2023 का कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात तो अपनी जगह, लेकिन इसके इस्तेमाल पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि और ख़ास तौर पर हुकूमत ने अब तक क्या कोशिश की और क्या नहीं की। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करूँगी। क्विकली मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िए बोल्ड न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब मुझे ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, बसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अख्तुंज़ा चटान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी है, अपोजिशन भी, हुकूमत भी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रखना ज़रूरी है। तो आपसे आगाज़ करेंगे बसरा साहब। ज़ाहिर है आज ये आईनी तरमीम का बिल भी पेश हो रहा है। अपोजिशन ने कोई बात करने की आपसे फ़िलहाल अभी कोशिश नहीं की और आप भी ऐसा लगता है कि हुकूमत का मूड भी नहीं है। ख़ास तौर पर अगर मैं अपोजिशन से ना भी बात करने की बात करूं, जो रवैया हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के साथ है और जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए गए, फिर ज़ाहिर है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया। और आज भी आज़म सवाती साहब ने ही कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद इदारा बनाएंगे। तो क्या आज़ाद इदारा नहीं है वो? क्या वो आज़ादी के साथ काम नहीं करता? क्या मामला क्या है? आखिर हुकूमत इतनी पॉजिटिव क्यों हो गई है EVM पर? जी बसरा साहब। सुमैया, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के दो पहिए हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही सुमैया? जी आ रही है। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सुमैया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा सुमैया, मैं ये कह रहा था कि अपोजिशन और हुकूमत एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इंट्रो में कि हमें एक दूसरे के साथ मुशावरत से आगे बढ़ना है। आपने देखा कि हमने जितनी भी आईनी तरमीम लेकर आए, ज़ाहिर है हमने कोई उसमें गैर आईनी काम नहीं किया, उनको हमने टेबल किया और डिस्कशन हुई। अभी भी हमने वो खा वो नैब में तरमीम का बिल में तरमीम का मामला हो कि हम बेहतर से बेहतर कवानीन लेकर आएँ, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, और भी जितनी भी कानून साजी की गई है, इसके बावजूद कि अगर अपोजिशन ने बाइकआउट भी किया, उसके ख़िलाफ़ वोट दिया, बाकायदा उसमें ज़ाहिर है हाउस की कमेटियाँ तो अपनी जगह हैं, उसके ऊपर हमने स्पीकर साहब ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स की तमाम पार्टी कमेटियाँ बनाई। अब रवैया जो है अपोजिशन का कि मैं ना मानूँ, उसका तो कोई इलाज नहीं है। जब आपने सिर्फ आप ज़िद हट दर्मी होना तो ये चाहिए कि अगर हम कोई गलत बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपनी तजावीज़ लेकर आएँ। आप कहें कि ये बात गलत है, सिर्फ इसलिए EVM मशीन नहीं लानी कि वहाँ पर जाली वोट नहीं भुगताए जा सकते, इसलिए नहीं EVM मशीन लेके आनी कि वहाँ पर आपने हर हल्के में 10-10, 15-15 हज़ार जाली वोट बनाए हुए हैं। गुज़श्ता 70 साल में तमाम हुकूमतों ने, इमरान खान ये चाहते हैं और हुकूमत ये चाहती है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। दूसरी बात, आपको पता है EVM मशीन आएगी तो वहाँ पर ना तो फॉर्म 45 वाला मामला होगा, ना दूसरे मामला तो होगी। ठीक 15 मिनट बाद रिजल्ट टेबल होगा। EVM मशीन आएगी तो जाहिर है कि जो बाहर के लोग बैठे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ये माजी के अंदर करते रहे हैं, धांधलियां करवाते रहे हैं। हुकूमत को ना तजुर्बा करना चाहिए, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छा मौका था कि हुकूमत यहाँ पर इस्तेमाल करती कंटोनमेंट के इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शंस में, तो ज़्यादा बेहतर होता कि उसकी कारकर्दगी पता चल जाती। खैर मैं हुकूमत का मौक़िफ़ तो ले चुकी हूँ, लेकिन ज़ाहिर अपोजिशन से बात करना बहुत ज़रूरी है। राना एहसान साहब कि आखिर डिस्कशन क्यों नहीं हो सकती? वो जो एक पॉइंट होता है ना कि डिस्कशन पॉइंट है, आप बैठें, हाँ भाई क्यों नहीं करना चाहते, ये वजह है, ये मामला है। यहाँ तो आप कह रहे हैं बात ही नहीं करनी, हमें बैठना ही नहीं है। आखिर इतनी रिजिड क्यों हैं आप लोग? एक तरफ वो पॉजिटिव हैं, आप रिजिड हो गए।
नहीं, देखें, ऑपोजिशन रिजिड नहीं है और ये गलत तासर है। हुकूमत कहती है कि ये ईवीएम के साथ इलेक्शन होना है 2023 का, इसके बारे में बात करो, ये इसके अंदर क्या मुश्किलात हैं वो सब कुछ छोड़ दो, इलेक्शन होना ही होना है। हुकूमत बातचीत नहीं करना चाहती, हुकूमत लचक नहीं दिखा रही। ऑपोजिशन तो पहले दिल से कह रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलें, आप ईसीपी के साथ मुशावरत करें, साथ सब जमातों को बुला लें, जो रिजल्ट निकलेगा हमें तस्लीम है। देखिए, ईवीएम 2017 के भी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा था। तो सर अगर आप लोग चाह रहे हैं तो आज का बिल पेश होने देना, उस पर बहस भी होने दें। आप तो कह रहे हैं बात ही नहीं करनी ना भाई, हम तो शोर मचाएंगे, बिल ही नहीं पेश होने देंगे। हमने एक जो मौकफ लिया है, मुझे बताएं हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम कर सकती कि ये डिस्कशन हम ईसीपी के साथ ले जाएं, उधर से शुरू करें और फिर वहां से नतीजा। अभी तो फैसला कर चुकी है हुकूमत, वो तो जो है वो उसके अंदर ऑपोजिशन की तो मुशावरत ही नहीं है। और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बार बार रखे कि भाई आप देखें सुमैया, ये कंसेंसस के साथ होता है। हाँ, बिल्कुल, ये बुलडोज नहीं किया जाता। आप वन वे नहीं चलते। आपने कोई भी लेजिस्लेशन लानी है, कोई बिल लेके आना है, उसमें आपको सबको साथ लेके चलना है। खास करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब आप बात करते हैं जिसमें सबका स्टेक है, सब चाहते हैं कि शायद इस पर कुछ अपना पॉइंट देना चाह रहे हैं, बस सब क्विकली पॉइंट दीजिएगा। क्विकली क्या पॉइंट है? सिर्फ देखिए ना, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम बिल टेबल कर रहे हैं ना। हाँ, अगर मेरे भाई कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में जाएं, भाई लेजिस्लेशन काम है पार्लियामेंट का, जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना। जो हुकूमत बिल पास करे, एक मिनट सुमैया मुझे बात मुकम्मल कर लें। सुमैया इनको ये करें, हम सुन लेना, बात तो सुन लें राना साहब, बात सुन तो करें। सुमैया मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कल हम बिल टेबल कर रहे हैं, ठीक है। इनको कहें कि हाउस के अंदर तमाम सहाफियों ने उसको कवर करना है, रिपोर्ट करना है, वहां पर बहस करें, बताएं कि वो क्या तो अभी पता चल जाएगा सर। थोड़ी ही देर की बात है राना साहब, मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब देंगे, तासुर क्यों जा रहा है कि ऑपोजिशन बात ही नहीं करना चाहती? आखिर ये तासुर तो आप ही लोगों ने दिया है, कोई और तो नहीं दे रहा। देखिए, ऑपोजिशन की हर बात को जब आप रद्द कर देंगे, हमारी हर एडवाइस को, या जो हम रास्ता चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है उसमें कंसेंसस हो, आप हर चीज को रद्द कर देंगे तो फिर बात कैसे होगी? बात तो कोई मिडिल वे पे होती है। चले मिडिल वे पे बात नहीं हो रही है, ये नून लीग कहती है। अगर पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही समझती है तो फिर तो जाहिर पे पॉइंट है। मैं जरा इनका भी अफजा चटान साहब का भी मौक़िफ़ लूँ। चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? वाकई हुकूमत जो है वो बात ही नहीं करना चाहती, सिर्फ अपना फैसला थोप रही है ईवीएम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि हमारे जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है इसमें इस्लाहात हो, इसमें कानून साजी हो। क्या आप ये समझती हैं कि धांधली सिर्फ इलेक्शन के दिन वोट के ज़रिए किया जाता है? 95% धांधली जो है वो इलेक्शन से पहले हो जाती है। हम कहते हैं कि इन सारों को लाए, इसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाए, इसके लिए एक तरीक़ाकार है। जिस तरीके से हमने 18वीं तरमीम किया था, जिस तरीके से हमने 19वीं तरमीम किया था, जिस तरीके से 20वीं तरमीम हुआ है, 25वीं तरमीम हुआ है, वो तरीका क्या इसके लिए इख्तियार करें। पार्टी के पास धांधली रोकने का जो कि पहले हो जाती है। मैं आ रहा हूँ सुमैया, जिस तरह आपने दूसरों को सुना, मुझे भी इस तरह का मौका दे दी। अब हुकूमत को एक चीज का जद पकड़ा हुआ है कि नहीं, बाकी जो इस्लाहात है वो अपनी जगह रहने दे, सिर्फ ये डब्बा जो है उसको तस्लीम करे कि आइंदा जो इलेक्शन होगा वो इस डब्बे के जरिए होगा। इस डब्बे पे तो हमारा सबसे पहला इख्तिलाफ ये है कि 118 के तहत आईन के 118 आर्टिकल के तहत इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करना ये हुकूमत का काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत जो काम कर रही है ये इसका नहीं है, ये तो एक जानिबदार है। आप जो डब्बा मुझे दिखा रही हैं, ठीक है, वो बहुत ठीक होगा, लेकिन इसके बाद जो डब्बे बनेंगे, इसके बाद जो मशीनें बनेंगे, इसमें क्या आपको इतना शक क्यों है? कोई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर शक कर रहे हैं या वैसे ही शक कर रहे हैं? हमें ये है कि हुकूमत को इस बार देखिए कानून साजी के लिए नीयत की जरूरत है। अगर आपका नीयत बेहतरी के लिए है तो सब आपके साथ देंगे। छोड़ देना, नियत के मामला छोड़ दें, अभी नियत पे बात आ गई है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, अभी तक मैं समझ नहीं पाई हूँ चटान साहब। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ईवीएम को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते,
और हुकूमत इस बात को एक्सेप्ट नहीं करी कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ईवीएम को हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हुकूमत अवाम जिस तरह के महंगाई के दोज़ख में जल रहे हैं, बिजली की बिल जैसे आ रही है, जिस तरह का डॉलर बढ़ रहा है, जिस तरह के फ्यूल की कीमतें बढ़ रहे हैं, जिस तरह के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये हुकूमत को पता है कि आवाम से हमें सर ये एक अलग मामला है, लेकिन ईवीएम का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। पॉइंट टेकन सर पॉइंट टेकन लगाई साहब का भी मौके पे ले लीजिए जी। क्विकली राणा साहब, ईवीएम का मशीन इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, पॉइंट आ गया सर। चटान साहब वोट नहीं डाल सकेंगे। सहाबियों के लिए एक नेब बनाना, ये दो रास्ते हैं। सर राणा एहसान साहब पॉइंट ले रहे, मैं पॉइंट ले लूं उनका। जी राणा साहब देखिए जो तरीका है कि धांधली नहीं हो सकेगी ईवीएम मशीन से, ये पॉइंट है इनका। आपने कंसेंसस के साथ अगर आप करा सकते हैं ईवीएम तो हम शामिल है उसमें। चले कंसेंसस की बात तो हो रही है ना, आगे और बात क्या हो रही है। चले ठीक है पॉइंट टेकन। लगारी साहब क्या ईवीएम, सिंपल सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, क्या ईवीएम धांधली का रास्ता रोक सकती है? धांधली का रास्ता रोक भी सकती है और धांधली का रास्ता हमवार भी कर सकती है। दोनों चीज़ें उसके हाथ में है। एक मशीन है, अब मशीन में जो चीज़ फीड करेंगे मशीन वही नतीजा आपको देगी। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मशीन अपनी तरफ से कुछ चीज़ें तैयार करके देगी, ऐसा होता है। पहली बात तो ये है कि ये अंडरस्टैंड करना सबके लिए ज़रूरी है कि ये जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इटसेल्फ क्या है। लेकिन उससे पहले आपका माहौल साजी तो ज़रूरी होती है ना। ये तो हो ही नहीं रहा है ना। क्या पिछली हुकूमतों ने, मैं पिछले पूरे के पूरे 70-72 साल के पूरे अरसे को देख लें, क्या कोई एक ऐसी हुकूमत है कि जिसने अपोजिशन को सिरे से तस्लीम ही ना किया हो? कोई एक डायलॉग बताएं कि जनाब अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान हुआ और हुकूमत ने इनिशिएट किया हो कि हमें इस मसले के बारे में। ख़ास तौर पर मैं याद दिलाता हूँ, जब आर्मी एक्ट का मामला आया था और जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था कि जनाब आप कानून साजी करें, तो ऐन उसी रोज़ जिस रोज़ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, हुक्मरान पार्टी की तरफ से कहा गया कि अपोजिशन वाले शैतान हैं, हम इनके साथ बात ही नहीं करेंगे। यानी इनको कानून पास करवाना था, और अगरचे ये कानून था या ये आईनी तरमीम के ज़रिए होना था, वो तो हो गया है, उसका तरीका ठीक था गलत था, ये सब कुछ हो गया है, मादी हो गया है। लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई जो अपोजिशन ने, हुकूमत ने उस रोज़ कहा कि अपोजिशन वाले शैतान हैं, हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, और वो रवैया आज तक जारी है। वो बात करने को तैयार ही नहीं है, वो अपोजिशन को पार्ट ऑफ द गेम समझने को तैयार नहीं है कि ये अपोजिशन इस पार्लियामेंट का हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है। ये अपोजिशन कमजोर भी नहीं है, ये नहीं है कि 100। आपको लगता है कि वन साइडेड है कि सिर्फ हुकूमत एब्सोल्युटली वन साइडेड है। और हुकूमत के जिस तरह से 4 वज़रा रोजाना यके बाद दीगरे लगातार मूसलाधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये तो कमाल ही हो जाता है यार। आपको इस चीज पर, और फिर ये कि आप तानो तशनी करते हैं, डायरेक्ट करते हैं आप उस इलेक्शन कमीशन पर। ये तो इत्तेफाक ये है कि ये इलेक्शन कमीशन आप ही का लाया हुआ है, जाहिर है, और इस इलेक्शन कमीशन पर रोजाना इल्जामात की भरमार होती है और उनके ज़र्फ को आजमाया जा रहा है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। जाने की बात मैं बता देता हूँ, शायद ये बहुत इतना ज़माने की बातें इनमें से किसी को शायद याद हूँ या ना हूँ, या इन्होंने पढ़ी हूँ या ना पढ़ी हूँ। एक दफ़ा अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने कहा था, 1977 के इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर मौलवी मुश्ताक हुसैन था, जिसकी कोर्ट में भुट्टो साहब का मुकदमा चल रहा था। सही। और मौलवी मुश्ताक हुसैन के बारे में 2 ओहदे उसके पास थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी था और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी था, क्योंकि चीफ जस्टिस जो थे वो इंगेज थे, वो गवर्नर बने हुए थे। सही। तो उन्होंने तनकीद की कि हमें इनके ऊपर एतबार नहीं है, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंटीग्रिटी को नहीं मानते हैं, ये बात की थी। इस पर उनको समन किया गया, बुलाया गया, सजा सुनाई गई, जेल भेज दिया गया और वो जेल पूरी उन्होंने काटी। तो इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात अब भी वैसे ही हैं, 5 साल के लिए जेल भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन। आजाद बनाने की बातें क्यों हो रही हैं फिर? तो और आजाद क्या बनाएंगे? वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने अभी नोटिस दिया हुआ है कि जनाब आए और वो सारे इल्जाम जो आपने लगाए उनके सबूत पेश करें। अब सबूत लेकर जाएं, उनके सामने जाकर बात करें। अगर सबूत वैलिड होंगे तो मान लिए जाएंगे, वरना एक नोटिस जाएगा, नोटिस में साफ बताया जाएगा कि जनाब आपने तौहीन की है और इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत की तौहीन के मुतरादिफ है। सही। और ये हाई कोर्ट के
हाई कोर्ट की जुडिशियल पावर रखता है इलेक्शन कमीशन अपने मामले में। आप इसको मजाक समझ रहे हैं, हुकूमत इसको यानी बाजीचे अतफाल समझ रखा है कि जनाब हम तो अपनी मर्जी से जो चाहेंगे करेंगे, हम नहीं मानते। इनको अब भी वो शैतान ही समझते हैं। अगर अपोजिशन शैतान है तो भाई आप अपने रहमान और फरिश्ते तलाश करें, नए फरिश्ते लेकर आ जाएं और कहीं से ला सकते हैं तो, वरना अपोजिशन यही रहेगी और इसका डिफरेंस भी वही रहेगा कि आपका और उनका डिफरेंस जो है 8-9 सीटों का है। आप इस डिफरेंस के साथ आप उनके साथ अपोजिशन करें और एक हाउस में आप अकलियत में हैं, ये भी आप जहन में रखें। तो ये बसरा साहब फिर आप लोगों का ये रवैया क्यों है? ना सिर्फ अपोजिशन चले, एक तरह मैं फिर वही बात करूंगी कि आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं ये बी पार्टी है मुस्लिम लीग नून की, इस तरह की बातें इदारों के लिए क्यों की जाती हैं? समझिए, पहली बात तो हुकूमत कोई ऐसा काम करने नहीं चाह रही जो गैर आइनी हो। जो भी काम करेंगे आइनी काम करेंगे, आइन के अंदर रहते हुए करेंगे, कानूनी काम करेंगे। अगर कोई भी गैर आइनी काम करेंगे तो जाहिर है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है ना, उसमें ये पहले भी जाते हैं। और ये अपने रवैये के बारे में क्या हुकूमत देख रही है अपने रवैये को? रवैया मैं बताता हूँ, रवैया मैं बताता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आइन के अंदर तमाम इदारों की डोमेन बताई गई है कि क्या इदारा कौन सा क्या करेगा। सही। अभी आर्गूमेंट्स आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे उसके पास मशीन ले जाए, वो कानून साजी करे। तो भाई फिर एक काम करे ना, क्या फायदा आपके एमएलए एमपीए बनने का? इतनी बड़ी ये नहीं कह रहे कि कानून साजी तो नहीं करनी है। मुझे गुजारिश करने दें, मैं उसका जवाब देता हूं जो आप कह रही हैं। ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन और कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम नहीं है, वो जाके इलेक्शन कमीशन को करने दे। तो भाई फिर पार्लियामेंट को खत्म कर दे, क्या जरूरत है? आप दूसरी बात, जब इदारे अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करेंगे तो उसके ऊपर बात होगी। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। इदारे का सरबराह उठे, क्रॉस किए बसरा साहब। मैं बताता हूं कि इदारे के सरबराह का ये क्या काम है कि ये कहे कि ईवीएम मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। उसका काम ये है कि जो कानून साजी हो उसके ताबे उस पे अमल दरामद करवाएं। उसका डोमेन ये नहीं है। एतराज़ात बताएं कि एतराज़ात सुन ले मैं फिर कह रहा हूं, सुन ले उनकी बात। एक सवाल, इलेक्शन कमीशन का ये काम, मेरी बात मुकम्मल करने दें। इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन वो ना एमएनए है, ना एमपीए है, ना वजीर आजम है, ना वजीर है। उनका काम सियासत नहीं है। उनका काम जो कानून साजी होगी, जो कानून बनेगा, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। इदारे जब अपनी बात करते हैं तो वो सियासत करते हैं। मेरे पास टाइम बड़ा कम है मसरा साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं है इदारों का काम। नहीं, मैं एक बात और कहनी है, क्विकली कहिए, एक बात और कहनी है। दूसरी बात ये है कि हम अभी ये देखें ना, बड़े बड़े लॉजिक्स आ रही हैं जी, मशीन में जो डालेंगे वो निकल आएगा। छोड़ दें, क्या जरूरत है? फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जरूरत है? कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं ना, तजुर्बे के तौर पे इस्तेमाल करते करेंगे। 2 साल तो रह गए, 1 साल बाद इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। नहीं सुमैया बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं अमेरिका की। यार सब्र करें ना, दोनों का बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं हम अमेरिका की, यूरोप की, यूके की, वहाँ बड़ी जमहूरियत, वहाँ ये ईवीएम मशीन है। ठीक है, वहाँ ये ईवीएम मशीन है, इसलिए हम ये पार्लियामेंट में रखने लगे हैं। हम पार्लियामेंट में ईवीएम मशीन रखने लगे हैं, उसके ऊपर ये बात करें। आज बताएं ईवीएम में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? पार्लियामेंट में ईवीएम रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे, वहाँ बताएं क्या मसला है? एक एक करके बोलें जी। राना एहसान साहब, देखिए, इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। जब ईसीपी ने ऑब्जेक्शंस रेज किए जो टेक्निकल थे, जो लॉजिस्टिकल थे, जिनको आप टेक्निकली तौर पे आप उसका जवाब दें। आपने कहा ये रिश्वतखोर हैं, आपने कहा आग लगा दो, आपने कहा ये पैसे खाते हैं, ये चोर हैं। देखिए, ऐसे नहीं होता। जब आपने डस्का का इलेक्शन आप हार गए, रंगे हाथों पकड़े गए, तो आपने जब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया था, फिर आपको याद आया कि ये राजा सिकंदर तो जो है ये तो मुतनाज़े है, ये ठीक नहीं है। उससे पहले आप उसकी तारीफें कर रहे थे, उससे पहले आप कह रहे थे अब ठीक है, इसको तो हमने नॉमिनेट किया, हालात ठीक हो जाएंगे ईसीपी के। तो ऐसे नहीं होता। इतनी बेवकूफ अवाम नहीं है कि आप उनको, अवाम इतनी बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। आपका पॉइंट आया, लेकिन जाहिर है इस पे मामले पे कुछ ना कुछ तो होना ही है ना। अगर बात नहीं होगी तो कैसे हम मामला आगे बढ़े? चट्टान साहब, आपका मौक़िफ़ सर, लास्ट एक। देखिए जी, एक तो जो बसरा साहब है वो बहुत जोर दे रहे हैं कानून साजी करेंगे, कानून साजी।
भाई अगर कल आप कानून साजी करें, आपका अक्सरियत है कौमी असम्बली में और सेनेट दोनों मुश्तरका इजलास बुला के आप कानून साजी करें कि आइंदा 5 साल के लिए भी PTI का हुकूमत होगा, तो क्या उसको लोग तस्लीम करेंगे? या कोई इस पे सिर्फ अगर अपोजिशन का इतराज होता तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का इस पे इतराज है, पाइपन ने इस पे इतराज कर दिया, सारी दुनिया कह रहे हैं, आपको सिर्फ ये जिद पकड़ी हुई है। और इसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक ही वजह है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मशीन की वजह से हमारे इलेक्शन पे कोई असर पड़ता है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जब तक हमारा एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं होगा, आप जितना चाहे जितनी मशीनें बनाना चाहे इतनी मशीनें बनाए, हमारा इलेक्शन जो है वो ऑब्जेक्शन से खाली नहीं हो सकता। क्या मुराद है आपकी? जी मुझसे ये मुराद ये है कि अभी तक जितनी भी इलेक्शन हुई है, कुछ इलेक्शनों में अगर गैर जानिबदारी का मुजाहिरा एस्टेब्लिशमेंट ने किया है तो वो इलेक्शन ये भी तो आप लोगों ने करना है, कोई और तो आके नहीं करेगा। चले पॉइंट है कि मैं ब्रेक ले लूं, आप लोग हमारे साथ ही रहिए, तो हमारे साथ हैं। अगर इस पर कोई और भी मौक़िफ़ आएगा तो हम लेंगे, लेकिन ज़रा ब्रेक से वापस आके ग्रीन लाइन बसों की बात करेंगे। कराची वालों की किस्मत बदल रही है या नहीं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। अभी जो हमने आपको अपडेट दी और वो फुटेज जो मेरी नज़रों से गुजरी, और ज़ाहिर है हर शख्स महंगाई के हाथों परेशान है और अब इससे अरकान असम्बली बच नहीं पाए। और अभी पेशावर में हमने देखा कि अरकान असम्बली ने किस तरीके से एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया कि उन्होंने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी और उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि पेट्रोल तो मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो रिक्शे पर आए असम्बली, पेशावर में ये मामला हुआ और उन्होंने कहा कि रिक्शे की किराए बढ़ चुकी हैं। यकीनन एक आम आदमी के लिए अपना घर चलाना, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। हर वो चीज़, ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ कट करनी पड़ रही है जो कि पहले कर लिया करते थे, लेकिन अब उसको कट करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि मामलात यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हुकूमत को शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि अगर पेट्रोल बढ़ता है, 5 रुपये की समरी आती है, लेकिन 1 रुपये की समरी आती है, 5 रुपये बढ़ाए जाते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। वो भी हम आपको फुटेज तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन लगारी साहब मुझे कुछ बताने लगे जो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे। लगारी साहब, क्या ये पहली बार हुआ है कि एक अरकान असम्बली रिक्शे पर आए हैं, पेट्रोल बढ़ गया और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया? मैं आपको कोई 45 साल पुरानी बात बताता हूँ। सिंध असम्बली का इजलास हो रहा था। अहमद अली सुमरो चाह रहे थे, रुकन सिंध असम्बली थे लियारी से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और हुक्मरान जमात भी पीपल्स पार्टी थी। तो वो टैक्सी पर आने के लिए उन्होंने जब गेट के पास पहुंचे तो पुलिस वाले ने कहा सर टैक्सी अंदर नहीं जा सकती। अच्छा। उसने कहा मैं तो टैक्सी में जाऊंगा इसलिए कि मेरे पास तो कार है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप टैक्सी में नहीं जा सकते। वो टैक्सी से उतर गए, वापस चले गए और वापस फिर वो गधा गाड़ी पर बैठे और कहा कि मैं इस पर जाऊंगा असम्बली के अंदर, मुझे अब रोक कर बताए। कोई भी रोकना चाहता है तो मुझे रोके। और वो गए? अहमद और वो गए और असम्बली के गेट तक जहाँ से आप चढ़ कर जाते हो, वो असम्बली है, वो नहीं थी कि जो दीगर असम्बलियाँ हैं, वो असम्बली वो थी जो पाकिस्तान बनने के बाद कौमी असम्बली बनी थी, जहाँ कायद आज़म ने पहली बार खिताब किया था और सदारत की थी। ये वो असम्बली थी जिसके असम्बली के मेंबर पास अपनी कार नहीं थी, अपनी कोई मोटरसाइकिल या उनकी कोई स्कूटर नहीं थी। तो वो आए थे टैक्सी में। जब उनको पुलिस वालों ने कहा कि आप टैक्सी पर नहीं जा सकते तो वो फिर गधा गाड़ी पर बैठ कर आए थे। उन्होंने एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड और वो भी ऐसी सूरत हाल थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उस जमाने में ऐसे लोग मुंतखब भी हो जाते थे। अब तो आपके पास करोड़ों हों तो फिर आप मुंतखब हो, वरना आप मुंतखब नहीं हो सकते। ये ऐसे लोग फिर तो वही बात है ना, असम्बली तक ही नहीं पहुंच पाते तो क्या मामला होगा? क्या कर रहे हैं बसरा साहब खुदा के लिए? ये जैसे सरदार साहब उतर रहे हैं, हाँ, ये देखें, ये जिस तरह से वो उतरे हैं और दिखाया इसीलिए है कि आप देखिए कि ये अनोखा एहतजाज है सरदार रंजीत सिंह का, जिन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि पेट्रोल डलवाऊं, मैं रिक्शे में आया हूँ, लेकिन रिक्शे का किराया भी कोई कम तो नहीं होता। बसरा साहब आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कैसे ओगरा कहे 1 रुपए बढ़े और आप जो है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक फिक्रा वो जो पहला हमारा दुखी सवाल है मेरा, जब ये अहम नहीं है, दुखी सवाल है। फिक्रा
और जब ये जीत जाएंगे, जहां से जीतेंगे वहां फेयर इलेक्शन होगा, जहां से हारेंगे उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक ये हुकूमत में नहीं होंगे। अब सिंध में ये इसका महंगाई से क्या ताल्लुक है? अच्छा, और फिर मैं दोबारा कहूंगा, इनको ईवीएम पे हमने इलेक्शन करवाना है, खा ये रोए चीखें। पेट्रोल पर बात कर रहे एक जुमला, इसका महंगाई से अच्छा, क्या ताल्लुक है? अब बात आ गई बात महंगाई की। अच्छा, कती दो राय नहीं सुमैया, ये बहुत बड़ा इशू है, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सर ये कब तक इतना बड़ा इशू बना रहेगा आप लोगों के लिए? इशू तो आवाम के लिए बन गया। अगर सुमैया 70 साल इंतजार किया तो 3 साल वाले ने मेहरबानी करो को टाइम दे दो थोड़ा जा। मेरी गुजारिश सुन ले। तब्दीली भी आपने लाने का वादा किया था सर 70 साल। मेरी गुजारिश तो सुन लेना। तो ये सुमैया मेरी बात तो ओगरा कहे 1 रुपए बढ़ाएं, आप 5 रुपए बढ़ा देते हैं। 4 बारियां लेने वाले 70 साल जो हुकूमत करते रहे हैं, अलादीन का चिराग नहीं है इमरान खान के पास, वो रगड़ेगा तो एकदम सारी चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारे लिए चैलेंज है, कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल जो है आपको भी पता है, ये अभी जो आ रहे हैं ये रक्शे पे, दूसरे खित्तों ये पहली बात तो ये है कि सुन ले सुमैया मेरी बात तो सुन ले। ये अब मेरे भाई जो अच्छा है, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उन्हें एहतजाज का हक है, लेकिन ये कहना कि उनके पास किराए के पैसे नहीं है, इसको ना आप मान रही है ना मैं मान रहा हूँ। बात ये है कि ये इनका ही किया दरा है, तमाम इदारों को तबाह बर्बाद इन्होंने किया था। अभी 3 साल 3.5 साल बाद आवाम ये नहीं कह रही कि अच्छा 80 बस कर दिए, 70 वाले को माफी दे दो, ये सुमैया बड़ी ज्यादती है। राना एहसान साहब, आप लोग भी बड़े आए थे, आप लोगों ने पीडीएम बनाई, लगता है ये 70 साल वालों के साथ मिल गई हैं। मुझे बात करने देना बसरा साहब, आप लोगों ने पीडीएम बनाई, राना एहसान साहब 11 जमातों ने कहा कि ये महंगाई के खिलाफ है, हम महंगाई के खिलाफ खड़े हुए हैं, इस हुकूमत को घर भेजेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप लोग भी महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। ये महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। देखिए ऑपोजिशन में तो एहतजाज करना होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये 70 साल का नारा बोगस है। अगर तो आपने इन 3 सालों में कोई कर्जे कम किए होते तो हम मान जाते, आपने तो 1.5 गुना कर दिए। अगर इन 3 सालों में आपने कोई रेलवे के हालात बेहतर किए होते थोड़े से भी तो हम मान जाते, पीआईए के बेहतर किए होते हम मान जाते, स्टील मिल के बेहतर किए होते हम मान जाते, बेरोजगारी में इजाफा ना किया होता तो हम मान जाते, गुर्बत की शरह में आपने 17-18% इजाफी जो फेंक दिए तो हम मान जाते। आपने इन 3 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया। वैसे आपने उनको कोई टफ टाइम नहीं दिया हर शोबे का। तो अच्छा नहीं, और समझिए मुझे ये नहीं कि चौथे साल हुकूमत में इनके पास जवाब नहीं है। ये कहते हैं पिछली हुकूमतें, भाई आपको चौथा साल है आपका हुकूमत का, आप अपनी परफॉर्मेंस का जवाब दें। आपने आटा भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, आपने चीनी भी इंपोर्ट करना शुरू कर दी है, 450-500% आपने दवाइयां महंगी कर दी हैं। आप 70 साल कहते हैं, भाई कोई शर्म करे, कोई हया करे। 70 साल आपने 3 सालों में क्या किया है? कहां बेहतरी लेके आए हैं? किस शोबे में बेहतरी की है? आपने इलेक्टोरल, आपने क्या कहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स लानी थी, आपने छठा आईजी चेंज कर दिया। आपसे ब्यूरोक्रेसी मैनेज नहीं होती, आपसे जो है सिक्योरिटी मैनेज। अच्छा, यहाँ ना मामला तनकीद से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात है अवाम की, उस अवाम की जो वोट देते हैं, असम्बली तक पहुँचाते हैं, मानों तक पहुँचाते हैं, इज्जत देते हैं, रुतबा देते हैं, और यहाँ तक पहुँचाने के बाद अगर उनको ये मिले तो बड़े अफसोस की बात है। खुंजार साहब, इस चीज़ से हम हट के अगर तरह बात करें कि जी हुकूमत ने ये नहीं किया वो नहीं किया, आखिर प्रॉब्लम कहाँ नजर आती है? कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है महंगाई? महंगाई का जितना जिम्मेदार हुकूमत है इतना मैं अपोजिशन को भी समझता हूँ। मैंने अपनी सीसी की मीटिंग में भी यही कहा था, जब तक अवाम और अपोजिशन सड़कों पे नहीं निकलेंगे इस महंगाई के खिलाफ, ये जो पीटीआई IMF बजट है इसके खिलाफ नहीं निकलेंगे सड़कों पे, ये महंगाई में काबू नहीं आ सकता है। ये जो 2 नंबर का आदमी है ये इसी तरह चीजों को महंगा करेगा, ये इसी तरह महंगाई का अजाब कौम पे नाजिल करेगा। आपको याद हो जिस दिनों में पीडीएम था, इसका किबला बिल्कुल दुरुस्त हुआ था, ये बिल्कुल सीधा रास्ते पे चल रहा था। लेकिन शुक्रिया अदा करें मुस्लिम लीग नून का कि उन्होंने पीडीएम खत्म कर दिया। वो पंजाब समझते हैं कि बुजदार होगा तो आइंदा इलेक्शन हमारे लिए अच्छे नतीजे जाएंगे, क्योंकि इसके कारकर्दगी 0 है। और ये मौजूदा हुकूमत इनके मरहून मिन्नत है मुस्लिम लीग नून का। चाहे आप लोगों के आपस के खिलाफात में ना किसी को फायदा दिया हो ना दिया हो,
हुकूमत को बहुत फायदा दिया है, आप लोगों को शायद एहसास नहीं है इस चीज का। फायदा दिया है, लेकिन अगर आज भी एप्लीकेशन सड़कों पे आ जाए तो ये महंगाई इस तरह नहीं आएगा। महंगाई क्या पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आएगी पीडीएम के साथ? कि हर सुबह निकल के महंगाई का एक तूफान आ जाता है। ये अपोजिशन भी इतना पीपल्स पार्टी आएगी सड़कों पर? अखुंजा जटान साहब, पीपल्स पार्टी सड़कों पर आएगी? जी, पीपल्स पार्टी सड़कों पर आएगी आवाम के लिए? बिल्कुल। हम तो 19 तारीख को हमने पूरी पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा किया है। अब हर सूबे में मुजाहिरा, हर सूबे मुजाहिरा होगा और होना भी चाहिए, और खास तौर पर सूबा सिंध में ही मुजाहिरा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और यहाँ पर भी मुजाहिरा करें, पंजाब में भी करें, केपी में भी करें, हर तरफ करें और ज़रूर करें। और हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि ज़ाहिर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई तो आवाम का साथ अपोजिशन को देना चाहिए। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। ग्रीन लाइन बस मंसूबे की ज़रा बात कर लूँ, जो कि एक अच्छी खबर, अच्छी नवीद है कराची वालों के लिए। वो खटारा और ख़राब ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर करके कराची के अवाम अब थक चुके थे, बेजार हो चुके थे। तो एक अच्छा हवा का, ठंडी हवा का झोंका नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही ठंडी हवा का झोंका आया है। अब सवाल ये, ग्रीन बस पहुंच तो गई हैं, तकरीबन ये 40 बसें हैं जो फ़िलहाल ये पहली खेप में पहुंची हैं, लेकिन सवाल ये कि कब तक ये सड़कों पर आएंगी, किस तरीके से सफ़र होगा, क्या होगा क्या? कफ़ील अहमद से जानेंगे। जी कफ़ील, क्या बता रहे हैं आप? देखिए, 6 साल के बाद ग्रीन बस मंसूबे के लिए जो है वो कराची पोर्ट पर बसें आ चुकी हैं और कराची वालों के लिए कम अज़ कम इस हद तक जो है वो खुशाइन है कि अब जो बसें हैं वो चल सकेंगी इस मंसूबे के ऊपर। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, अगर बात कर लें हम नुमाइश से, और अगर ये मेरे कैमरामैन दिखा सकें जो इस वक्त सूरत हाल है मंसूबे पे, जो बताए गए थे कि सरजानी से लेकर गुरुमंदर तक का ट्रैक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मुकम्मल है। ताहम जो स्टेशन हैं वहाँ पे चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खासा पहले बन चुका है, तो उसके बाद जो स्टेशन थे उन पर कुछ हालत जो है वो खासी अच्छी नहीं थी, और हमने इससे पहले भी जो है वो रिकॉर्ड करते रहे कि वहाँ मुख्तलिफ जो नशई अफराद थे उन्होंने वहाँ पे जो है वो डेरा जमा लिया था, उनको वहाँ से रिमूव किया जा रहा है। उसके अलावा जो स्टेयर्स थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उनको बेहतर किया जा रहा है, और जिसके अलावा स्केटर थे उसको भी जो है वो बेहतर किया जा रहा है। इसके और जो लिफ्ट थी उस पर काम भी जारी है। तो तकरीबन 2 माह का अर्सा बताया गया है कि ये तमाम काम होंगे। तमाम काम के बाद जो है वो जदीद जो सिस्टम है बसों को रन करने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है, और उसके बाद ये जो बसें हैं ये इस जो ग्रीन बस मनसूबा है उस पर रवा दवा होंगी। मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो आपको बताऊं कि जब मनसूबा के आगाज़ हुआ था 2016 में, उस वक्त इसकी लागत 6 अरब रुपए रखी गई थी और कहा गया था कि 1.5 से 2 साल के अरसे में ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम वो बढ़कर जो है वो 12 अरब पहुँची, और उसके बाद डिज़ाइन में तब्दीली की गई और वो 18 अरब तक पहुँची, और अब गुज़िश्ता 2 साल के अंदर ये लागत जो है वो 26 अरब रुपये तक पहुँच चुकी है। तो अब देखना है। ठीक है कफ़ील, बहुत शुक्रिया आपका। और ये ज़ाहिर लागत भी बताना बड़ी ज़रूरी थी कि कहाँ से मामला शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गया है। चले खैर, मैं तो इसको पॉजिटिव लेती हूँ। लगारी साहब, शुक्र है हमारे कराची के लोगों के लिए भी कोई अच्छा मंसूबा आया, वो भी सुकून से एक अच्छी बस में बैठकर जाया करेंगे। मुझे याद है कि जब हम बचपन की अगर बात करें तो उस वक्त CNG बसें चली थी, वो बड़ी अच्छी थी और अच्छा लगता था उसमें बैठ के, अच्छा एहसास होता था। अब ये मामला क्या लग रहा है आपको? वाकई कुछ दिन का सुकून होगा या होता रहेगा मामला सही? हमने आपकी पैदाइश से भी पहले कराची देखा था और कराची के हालात बहुत अच्छे हुआ करते हैं। हमने ट्राम चलती हुई देखी है शहर सुना है मैंने अपनी अम्मी के मुंह से। हमने जो है वो इसका बड़ा टम चलते देखी हमने। अच्छा। बड़ा इसका एक बहुत बड़ा हमने दौर देखा है शहर का। रोज़ाना शहर की धुलाई होती थी, सफाई होती थी, ये भी देखा था। ये भी और यहाँ पर आकर थाईलैंड के बादशाह ने कहा था कि मैं ये हसरत लेकर जा रहा हूँ कराची से कि काश बैंकॉक भी ऐसा हो जाए। और आज आप बैंकॉक को देखें और दूसरी तरफ कराची को देखें तो आपके पास रोने के अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी। एक तो ये बात है जिस पर, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने लोगों को खुश करने के लिए, पता नहीं इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं अभी, कि ये 40 बसें लेकर आए हैं। 40 बच्चें ये तो इनकी रहेंगी एयरपोर्ट पर, सी पोर्ट पर, बंदरगाह पर रहेंगी, ये शहर में नहीं आ सकेंगी, इसलिए कि ये पूरा ही नहीं है। आपका ग्रीन बस लाइन अभी तक पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। और अभी तक तो ये भी अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या नुमाइश पर ख़त्म कर दी जाएगी या इसको टावर ले जाया जाएगा। मनसूबा ये था कि ये सुरजानी टाउन से टावर तक जाएगी। नुमाइश से टावर तक का ये पूरा का पूरा जो फासला है इसमें कोई निशानी तक नहीं है। इन्होंने ये गए हैं कैप्री सिनेमा तक, सी ब्रिज प्लाजा तक गए हैं,
कि वहाँ पर जाकर इन्होंने अंडरग्राउंड कोई चीज़ बनाई है, क्या इसको अंडरग्राउंड वहाँ तक ले जाएंगे या ऊपर ग्राउंड के ले जाएंगे या फ्लाईओवर बनाएंगे और कितने अरसे में। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये उस तरफ जाते हैं नुमाइश से टावर की तरफ तो कम से कम 2 साल और समझें, ये मंसूबा नहीं चलता। अच्छा, ये एक चीज़ और है, एक चीज़ और भी है सर, ज़रा क्विकली मैं बोलूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो ट्रैक कंप्लीट नहीं है, फिर इंस्टॉल होना है सॉफ्टवेयर, उसके बाद ड्राइवर्स की तरबियत होनी है कि ज़ाहिर जो बसें चलाएंगे उनको पता होना चाहिए कि किस तरह की बस चलेगी। ये बहुत सारा बड़ा मामला है। और दूसरी बड़ी बात, मैं सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ, और वो ये है कि ये बसें बचाई जाएँ। ये पोर्ट पर खड़ी हुई बसें बाद में आपको पता चलेगा कि हवा में उड़ गई हैं, इनके पुर्जे, इनकी बहुत सी चीज़ें जो हैं गायब हो जाएंगी। और ये इस तरह का काम पहले भी होता रहा है, पहले बहुत सी चीज़ें यहाँ पोर्ट पर आने के बाद उनको संभाला नहीं जा सका और ये चीज़ें ज़ाय हुई हैं। इन बसों को बचाना बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये भी बच जाएं। असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि अभी 54 ऐसी हैं सड़कें जो ज़ाहिर इसी हवाले से किलोमीटर की सड़कें हैं, 54 किलोमीटर की, जो कि तामीर होना बाकी हैं। बिल्कुल सही कहने लगारी साहब। बसर साहब, हुकूमत ने इनिशिएट लिया है और बहुत अरसे बाद लिया है कि जी बसें तो आ गई हैं, वो बसें चलेंगी कहाँ, कौन चलाएगा, ड्राइवर्स की तरबियत कब होगी, कितना टाइम लगेगा, आपके जाने के बाद चलेंगी या पहले चल जाएंगी? मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो यकीन माने बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल करके बैठा। क्यों हंसी क्यों आ रही है आपको? 70 साल फिर कह रहा हूँ इसलिए आ रही है कि अभी मुझे बताया जा रहा था जी बड़ी महंगाई कर दी पीपल्स पीटीआई ने, जिनकी 4-4 बारियां थी सिंध में और 70 साल से हुकूमतें रही हैं, उनसे पूछें कि उन्होंने इस कराची के आवाम को क्या दिया। डॉलर इतना नहीं गया था ऊपर, डाकों के सुने कैसी बातें कर रहे हैं, सुने डाकों के अलावा, नाकों के अलावा और पंजाबी जी कहते हैं चाकों के अलावा, अगर पीटीआई ने अगर आज पहली दफ़ा अभी, हालांकि हम सूबे की हुकूमत हमारे पास नहीं है, ये काम सूबाई हुकूमतों का है, लेकिन ये 18वीं के बाद वही हो चुका है जो मुस्लिम लीग नून कर चुकी है। ये तो आप वो कह रहे हैं, आप क्रेडिट ले रहे हैं में बोल पड़ेंगे। अच्छा सुमैया, मैं फिर कह रहा हूँ क्रेडिट इसलिए ले रहे हैं कि काम वही होता है जो ऑन ग्राउंड हुकूमत करती है। अगर 70 साल बाद कराची वाले लोगों की सुनी गई है तो कम से कम मैं तवक्को करता था कि यहाँ पर एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अभी भी वो क्या जा रहा है, वो जी पोर्ट पे पहुँच गई हैं, ट्रैक होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं। सर ये वो बातें हैं जो रियलिटी है ना, रियलिटी की बात तो की जाएगी ना। सुने वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जाहिर है इरादा था कि हमने करना है कराची के लोगों, सिर्फ आपके पास ही कराची के लोगों में पास विल नहीं थी, फिर उन्होंने मंसूबा शुरू क्यों किया? राना एहसान साहब, आपके पास विल नहीं थी कि आप ये मंसूबा शुरू करते, क्यों शुरू करने से मंसूबे मुकम्मल नहीं होते जब तक अमली तौर पर ऑन ग्राउंड को। सर आप मुझे लग रहा है वो डायलॉग बोलने वाले हैं कि तुमने किया था, हम करेंगे। हैरत हो रही है, वो वही उतना ही बना हुआ जितना नून लीग बना कर गई है, उसके आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ा भाई। सुने अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची की आवाम को जो उन्होंने प्यार मोहब्बत किया है पीटीआई के साथ पिछले इलेक्शन में, ये अभी आगाज है। इंशाल्लाह इस साल 1.5 साल के आप देखेंगे। चले राना साहब का मौके पे लूं मैं सर, बसरा साहब वक्त कम है सर, उनका भी फेडरल गवर्नमेंट जिन्होंने ये मंसूबा शुरू किया था ना, फेडरल गवर्नमेंट होते हुए सबसे पहले सुन तो ले, राना साहब की बात भी सुन लेना। वफाकी हुकूमत होते हुए इंशाल्लाह सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए छोड़ देना, क्रेडिट लेना, ये कुछ नहीं कर सकते। जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, बेड़ा गर्क किया है, खा वो पीटीआई पार्टी थी या भी नून लीग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। चीजों को सर काम करके दिखाएं। जी राना साहब। सुमैया मुझे तो इन पे ये काम ही तो किया है, वालों पे बसें आ गई हैं, चलेंगी सड़कों पे, लोगों को सहूलत मिलेगी। कुछ है ही नहीं, ये कीचड़ उछालने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ये कुछ करने जा रहे हैं। ताखीर का शिकार क्यों किया ये बताएं आप मुझे राना साहब। देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और मैं आपको दावे से कहता हूं कि देखें सूबाई हुकूमत हमारे पास पंजाब की थी, हमने 4-5 मेट्रोज बना दी मुख्तलिफ शहरों के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे सस्ती भी बनी और सबसे कम सब्सिडी भी लेके वो चला रहे हैं। अगर हमारे पास सिंध की हुकूमत होती, आज हैदराबाद में भी होती मेट्रो, लरकाना में भी होती, सिंध में भी होती, कराची में भी होती। पीपल्स पार्टी का है, आप ये कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये कराची का हक है कि उनको मेट्रो मिलनी चाहिए, उनको अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए। मामला होते होते आप पहुंच चुके चट्टान साहब के पास। चट्टान साहब, ना कसूर पीटीआई का है ना मुस्लिम लीग नून का, असल कसूरवार आप हैं। आप ही नहीं चाहते कि कराची वालों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, इसलिए मामला ताक़ीद का शिकार हुआ।
देखिए जी, हर हुकूमत का अपने अपनी तरजीहात है। हमारी वजह से तो बिल्कुल नहीं हुए। ये हमारी सूबाई मसला नहीं है, ये मरकजी हुकूमत का था। और 2016 में मुस्लिम लीग नून के टाइम पे शुरू हुआ था और पूरा इन लोगों ने करना था। लेकिन क्यों नहीं किया था इन लोगों ने पूरा? क्यों, आप बताएं मुझे। देखिए, आप जिस तरह बसरा को सुनते दूसरों को सुनते, सुमैया प्लीज मुझे भी इस तरह सुने ना। मैं मुंह से बात निकालता हूँ, आप दूसरा सवाल झाड़ती है, तो फिर आप सवाल करें, मैं सुनूंगा। अगर आपको जवाब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ अपने सवालों से। तो भाई मजबूर ना ज्यादती करें सुमैया, आप चट्टान साहब के साथ क्यों ज्यादती कर रही हैं आप? कि हम खामोश बैठ जाए? नहीं, हमारा तरजीह है हुकूमत का, हेल्थ में हमारा तरजीह है, एजुकेशन में हमारा तरजीह है। वहाँ पे फ्लाईओवर्स में, सड़कों में बहुत सारा काम वहाँ पे हुआ है। सही। लेकिन मैं बसरा से ये पूछता हूँ कि बसरा, आप मुझे ये बताए, इस कराची ने आपको 24 MPs दिए हैं, 13 उन्होंने आपको MNAs दिए, आपने कराची को क्या मुस्लिम लीग नून को कहते थे, आप फिर कहेंगे सवाल कर रही हैं, अब आप PTI को कहते हैं। कराची के साथ, आवाम के साथ जो वादी की थी, इसमें आपने उसको कुछ दिया, और जो देते भी हैं तो वो इतना एहसान जताते हैं जैसे सुबह कोई बेकारी है, किसी से भीख मांगते हैं। भाई मरकज के पास कोई पैसा नहीं है, ये पैसे आ जाते हैं सूबे से। क्यों नहीं देते पैसे? आखिर यही तो प्रॉब्लम है कि क्यों पीपल्स पार्टी का हमेशा शिकवा रहता है। पूरा खत्म हो गया और वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया खुदा चट्टान साहब, राना एहसान साहब और हमारे साथ शौकत बसर साहब और नज़ीर लगाई साहब, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर देना हमारा काम है, लेकिन जाहिर है सिर्फ खबर की हद तक बात नहीं लेनी चाहिए। मनसूबा जब तक मुकम्मल नहीं होता, आवाम को फ़ायदा नहीं होता, तो वो खबर फिर अच्छी नहीं रहती। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।